हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पेलार के बारे में, है ना। हम अपनी जो जनरल एग्जामिनेशन की जो सीरीज़ है, जनरल एग्जामिनेशन की जो सीरीज़ है उसमें हम पिकल को कवर करने वाले हैं, PICCELE। उसमें आज पहला टॉपिक है पेलार, है ना। बाकी जो सीरीज़ है, बाकी जो वीडियोज़ हैं उसमें हम एक एक करके बात करेंगे। इक्टेरस की हम बात करेंगे क्लबिंग की, हम बात करेंगे साइनोसिस की, हम बात करेंगे लिम्फेडिनोपैथो की, हम बात करेंगे इडीमा की, है ना। तो आज का दिन हमारा पेलार को समर्पित रहेगा। पेलार से रिलेटेड कोई भी वाइवा क्वेश्चंस आएगा तो आज सारे जो क्वेश्चंस है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी 99% की गारंटी है। ठीक है, 1% अगर आपका वाइवा का जो एक्सटर्नल है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई फाई आ गया और आपने हाई फाई आंसर दे दिए, मतलब आपने अच्छे आंसर दे दिए, तो हो सकता है वो और आगे तक लेकर चला जाए। ठीक है, चलो फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का हमें ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना है कि पेलनेस का जो मतलब होता है, यहाँ पे पीलापन नहीं है, पीलापन नहीं है ना। इक्टेरस में हम पीलापन देखते हैं, यहाँ पे हम पीलापन नहीं देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल हमारी स्किन का जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, लेकिन अगर हमें पेलार देखना है तो वो हो जाएगा वाइटिश कलर का हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं पेलार, मतलब पेलनेस आ गई, मतलब सफ़ेदी आ गई, मतलब सफ़ेदीपन आ गया, सफ़ेदपन आ गया। तो अब जहाँ से स्लोली आप इसे ये देखिए, ये पिंक कलर के नॉर्मल मेरे नेल्स होते हैं, हमारे नेल्स होते हैं। फिर अब हल्का सा अगर मैं एनीमिक हूँ तो मेरे हल्के से वाइटिश हो जाएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा सीवियरली एनीमिक हूँ तो मैं और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको देखना है। उसके बाद एग्जामिनेशन ही कैसे करते हो, ये ICU की फ़ोटो है। एक पेशेंट था, हीमोलाइटिक अनीमिया था इसको, तो इसमें मैं पेलार देख रहा हूँ। तो अब देखिए, इसमें आप देखो, मैं लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में इसके पेलार देख रहा हूँ। यहाँ पे लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देख रहा हूँ। मैंने दोनों जो लोअर लिड होती है उसको नीचे की तरफ रिट्रैक्ट किया गया है। पेशेंट को मैंने बोला है भाई ऊपर की तरफ देखियो, तो हमें समझ में आता है कि हम पेलार ऐसे देख लेंगे। ठीक है, दोनों हाथों से करना है। कई वो लोग पेशेंट एक ही हाथों से, दोनों एक ही हाथ से एक अंगूठे से और ये करते हैं, इस तरह का नहीं करना है। दोनों को सामने देख, ऊपर देखने को बोलना है और आपको दोनों अंगूठों से ये करना है, सैनिटाइज करना है पहले भी और बाद में भी। ठीक है, उसके बाद साइट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होंगी। साइट्स ऑफ एग्जामिनेशन फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले कंजक्टाइवा मैंने बताया, उसके बाद टंग हम देखते हैं, तीसरे नंबर पे ओरल म्यूकोसा, मुंह पे भी आप देखते हो। फिर आप पाल्मर क्रीज पे भी देखते हो, सीवियर पेलार जो होता है वो पाल्मर क्रीज पे दिखता है, हाथ पर भी आपको दिखता है। ठीक है, फिर नेल बेड पर भी हम देखते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर है, नेल बेड पे अगर पेलार दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो, कंजक्टाइवा दो तरह की होती हैं। एक होता है आपका बल्बर कंजक्टाइवा और दूसरा होता है पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो हमें जो पेलार देखना है वो लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देखना है। कहाँ पे देखोगे, वो बोलते पोजीशन क्या होती है, लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे हमें देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइड्स होगी, कंजक्टाइवा में देख लिया, आंख में देख लेंगे, जीभ निकालेंगे, बोले जीभ निकालो। ओरल म्यूकोजा में आ करो तो ओरल म्यूकोजा में सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट देख लेंगे, है ना। टंग के नीचे देख लेंगे, बिलो द टंग, पाल्मर क्रीज पे देख लेंगे, बताओ हाथ बताओ, फिर अंगूठे नाखून बताओ, इस तरीके से आप देखोगे। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं भाई क्या क्या बोल रहे हैं। तो नेल, नॉर्मल नेल बेड कलर पिंक कलर का होता है, जो हमने डायग्राम पहले देखा था। फिर पेलार नेल बेड होता है, हल्का सा पेल हो गया, वाइट हो गया। फिर सीवियरली वाइट हो गया, बिल्कुल सा वाइट हो गया, तो सीवियर नेल बेड पेलार हो गया। ठीक है, आंखों में अगर मैं देखूँ तो इस डायग्राम को अगर ऊपर करो तो ये पिंक कलर के दिख रहे हैं, है ना। ये नॉर्मली हमें पिंक दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इस डायग्राम में देखोगे तो एकदम से वाइट दिख रहे हैं, तो ये हो गया पेलार। ठीक है, ये एनीमिया का पेशेंट होगा, एनीमिया के पेशेंट में इस तरह का दिखता है। उसके बाद टंग में आप देखो, ये टंग जो है वो पिंक कलर की दिख रही है, लेकिन अगर इस टंग को आप हल्का सा, अगर एनीमिक पेशेंट है तो ये पूरा सा ये वाइट कलर का हो जाएगा, तो ये पेल टंग हो जाएगी। ठीक है, एक और बात बताता हूँ, अगर जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, उसमें आपको बाल्ड टंग मिलेगी। बाल्ड टंग का क्या मतलब होता है, बाल्ड टंग का क्या मतलब होता है, जो हमारे पेपिला होते हैं, छोटे छोटे ये पेपिला होते हैं, ये सारे मिट जाएंगे। ठीक है, ये पूरी बाल्ड हो जाएगी, एकदम चिकनी जैसी टंग हो जाएगी ना। बाल्ड मतलब होता है ना टकला, वैसी टंग हो जाएगी हमारी। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा कि हमें मेगालोब्लास्टिक, विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, तो हमें ग्लोसाइटिस दिखेगा, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, टंग का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी हल्की सी, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़े।
तो हमने ये हाथ पर भी देख लिया नॉर्मल हैंड्स है, उसके बाद ये पेल हैंड्स है, ठीक है, पेल हैंड्स आपको दिख रहे हैं, पिंक नहीं होता है, हल्का सा वाइटिश की तरफ चला जाता है। उसके बाद ये सीवियर पेलार है, ठीक है। ओरल म्यूकोजा में आप कहाँ पर देखोगे, ओरल म्यूकोजा में आप कहाँ पे देखोगे ओरल म्यूकोजा में, तो ओरल म्यूकोजा में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सेफ्ट वॉलेट पे आप देख लोगे, है ना, बिलो द टंग देख लोगे तो यहाँ पे आपको भी पेलार दिख जाएगा। उसके बाद हाउ टू एग्जामिन मैंने बता दिया है कि लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में आपको देखना है, लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में आप इसको देखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेडिंग ऑफ पेलार क्या होती है, ग्रेडिंग ऑफ पेलार देखने के लिए मुझे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि माइल्ड होता है, फिर मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। कोई ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आप नहीं बोलोगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। समझाने वाली बात ये थी कि ग्रेडिंग ऑफ इक्टरस इस तरीके से, अगर आप ग्रेडिंग ऑफ इक्टरस अगर मुझसे पूछो या वाइवा में आपसे पूछे तो बताओ इक्टरस की कोई ग्रेडिंग होती है क्या, इक्टरस की क्या ग्रेडिंग होती है, तब आप सोचोगे यार इक्टरस मतलब वो येलोइश डिस्कलरेशन होता है, तो हो सकता है उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो, तो इक्टरस में लेकिन कोई ग्रेडिंग नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना है। देयर इज नो ग्रेडिंग ऑफ फॉर इक्टरस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पेलार में आपको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर करके ग्रेडिंग मिल जाएगी। अब माइल्ड में कैन नॉट डिटेक्ट क्लिनिकली, अगर आपको डिटेक्टेबल नहीं है तो आप माइल्ड बोलोगे। मॉडरेट में आपको क्लिनिकली विजिबल होगा, एक्चुअली माइल्ड में दिखेगा ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर मॉडरेट में क्लिनिकली विजिबल होगा तो आपको पेलार दिखने लगेगा, ठीक है। सीवियर में क्लिनिकली विजिबल प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, क्लिनिकली विजिबल तो होगा, साथ में कुछ 2 फीचर्स आपको दिखेंगे। इसमें क्या, पाल्मर क्रीज है, पाल्मर क्रीज डिसअपीयरेंस हो जाता है, मतलब पाल्मर के जो हाथ के जो लाइंस होती हैं वो, ये जो क्रीज होती हैं ये डिसअपीयर हो जाता है। मैंने आप जो एक हैंड बताया था उसमें भी ये देखिए, ये इस तरह के बहुत अच्छे से दिख रही हैं, लेकिन इतना वाइट हो गया कि ये डिसअपीयर जैसी हो गई हैं, ठीक है। ये जो लाइंस है ना, ये भी थोड़ी थोड़ी डिसअपीयर होने लगी। फिर सर्वाइकल वीनस हम अगर हमें मिलता है सजेस्टिव ऑफ क्रॉनिक कंपनसेशन तो भी सीवियर एनीमिया कहलाता है, सीवियर पेलार या सीवियर एनीमिया हमें मिलता है। तो सर्वाइकल वीनस हम क्या होता है, ये भी वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है एनीमिया, ठीक है। जब भी पेलार के बारे में हम अपनी कंडीशन पढ़ेंगे, पेलार के बारे में जब भी अगर हम पढ़ेंगे तो एनीमिया उसके साथ में ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन से शुरुआत होगी, भाई एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है। तो 3 पॉइंट्स है इसमें, डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग रेड सेल मास, है ना, रेड ब्लड सेल मास है, कैरेक्टर डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा पर आरबीसी, या फिर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, या फिर आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, या फिर हेमाटोक्रिट कम हो जाएगा, या पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब कुल मिला के आरबीसी का नंबर कम हो सकता है, आरबीसी का नंबर कम हो सकता है, हेमाटोक्रिट मतलब उसका साइजेस कम होंगे तो हेमाटोक्रिट HCT जो होगा वो कम हो जाएगा, और ओवरऑल देखोगे तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, तो इसलिए सेल साइज कम होगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखना है। प्लस फॉर द पेशेंट एज, पर्टिकुलर एज, सेक्स एंड अल्टीट्यूड ऑफ रेसिडेंस, तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके जो लेवल्स होते हैं वो चाइल्ड में अलग हो सकते हैं, है ना, मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा, जो कि एडल्ट में होंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तीनों चीज़ें, 3 पॉइंट्स हैं। डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग रेड सेल मास कैरेक्टराइज्ड बाय, अब ये क्यों होता है, रेड सेल मास क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है और हेमाटोक्रिट कम हो जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। पेशेंट एज, सेक्स और एल्टीट्यूड ऑफ रेसिडेंस जहाँ पर रहते हैं उस हिसाब से एनीमिया की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन लेवल्स इन द रेंज ऑफ कहाँ पे ध्यान में रखना है, तो 13 से 17 होगा मेल्स में और 12 to 15 होगा फीमेल्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक एक करके हम सारे एनीमिया जो होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, मतलब पेशेंट हमें क्या क्या बताएगा, मरीज क्या बताएगा सिम्टम्स। अब मेरे को बड़ा कन्फ्यूज हो रहा है, तो एम से मरीज आएगा, है ना, तो मरीज जो बताएगा वो सिम्टम्स हो गए। उसके बाद सबसे पहला क्या होगा, हमें पाइका, मम्मी आएगी बोलेगी कि बच्चे को बड़ी परेशानी, मतलब ये एडल्ट्स में, अगर 5 साल से कम के बच्चे में पाइका है तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है ना। पाइका का मतलब क्या होता है, नॉन न्यूट्रिशियस
सब्सटेंसेस को खाने की आदत, जैसे कि चॉक बच्चा खा सकता है, चॉक खाने की आदत होती है ना। जो पेंट होता है, पेंट के जो फ्लैक्स होते हैं वो बच्चे को खाने की आदत होती है, ठीक है। आइस खाने की आदत होती है, आइस अगर बच्चा खाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैगोफेजिया बोलते हैं, पैगोफेजिया बोलते हैं। पैगोफेजिया अगर एडल्ट कोई खा रहा है, कोई फीमेल है, एडोलसेंट फीमेल है और पैगोफेजिया खा रही है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंडिकेट, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, स्पेसिफिक होता है आइस के लिए, ठीक है। फिर इसमें हमने बता दिया। फिर डिस्फेजिया अगर है तो डिस्फेजिया परेशानी होगी, डिस्फेजिया खाने में मतलब गटकने में दिक्कत हो रही है, डिग्लूटेशन में, खाने में दिक्कत हो रही है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का मैनिफेस्टेशन है। ट्रीटमेंट क्या देंगे, प्री गाबालिन एक टैबलेट आती है, प्री गाबालिन आपको उसको देना है, 75 mg HS देते हैं, रात में सोते समय दी जाती है। अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में कोई पेशेंट आए तो हमें उसका क्या वर्कअप करवाना है, एक CBC ज़रूर करवा देना है, कहीं हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के कारण तो नहीं हो रहा है। तो कॉज वाला जब भी डॉक्टर बन रहे हैं तो कॉज ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट तो दवाई दे दी, लेकिन ये उसके सिम्टम का इलाज है, उसकी जो जड़ है, जो उसका आयरन डेफिशिएंसी के अनीमिया के कारण हो रहा होगा या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किसके कारण हो रहा है, ये जड़ से ख़त्म करना है बीमारी को। मलीना क्या होता है, इट इज़ डाइजेस्टेड ब्लड इन स्टूल्स, ठीक है, डाइजेस्टेड ब्लड इन स्टूल्स। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें ब्लैक कलर के ब्लैक टारी स्टूल्स होते हैं और फिल्टर पेपर पे ये महोगनी ब्राउन कलर का आपको पिगमेंट देगा अगर उस स्टूल को आप फिल्टर पेपर पे रखोगे, ब्लैक एकदम ब्लैक कलर के। ये समझ में आ गया, ये मेलिना हो गया। इसके क्या होता है, ये इंटरनल ब्लीडिंग को शो करता है कि इंटेस्टाइन में कहीं पर ब्लीड हुई, फिर वो ब्लीड जो है अपर जीआई एक्चुअली और वो डाइजेस्टिव जूसेस से वो डाइजेस्ट हुई और उसके बाद एसिड इसमें बनना है, मतलब अपर जीआई ब्लीड हो रही है, कहीं पर ईसोफेगस में हो रही है या तो ईसोफेगस में हो रही है या गैस्ट्रिक ब्लीड हो रही है, तो ये जो है इसमें एसिड मिला, HCl मिलता है और ये ब्लैक कलर का ब्लैक टारी मेलिना बनवाता है, ठीक है। इसको आप एसिड हेमाटिन भी बोल सकते हो कि जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। साइंस में जो डॉक्टर हम देखेंगे, हम बोले वाली जीभ दिखाओ तो बाल्ड टंग मिलेगी। बाल्ड टंग कैसी होगी, एकदम प्लेन टंग मिलेगी, है ना। जो नॉर्मल टंग होती है उसमें पेपिला होते हैं, ये पेपिला लेस टंग मिलेगी। कोयलों को नहीं किया, मतलब स्पून शेप्ड, आपको स्पून शेप्ड जो हैं वो नेल्स मिलेंगे। कोयलों को नहीं किया, स्पून शेप्ड नेल्स मिलेंगे, मतलब चम्मच जैसे आपको नेल्स मिलेंगे, ठीक है। वो डायग्राम हम देखेंगे। फिर ब्लू स्क्लेरा सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको ब्लू कलर की स्क्लेरा दिखेगी। पेरिफेरल स्मीयर में क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है और ये सब चीज़ कम है तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जो है रेड कलर लेस आएगा। माइक्रोसाइटिक साइज छोटा हो गया है क्योंकि अच्छे से हीमोग्लोबिन नहीं होगा, छोटे छोटे RBCs बनेंगे। आयरन की कमी होगी तो छोटे छोटे RBCs बनेंगे, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर मिलेगी। अदर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे भैया, आयरन स्टडीज़ कराओगे। आयरन स्टडीज़ में क्या करवाते हो, सीरम फेरिटिन करवाओगे आप, सीरम फेरिटिन करवाओगे। उसके बाद क्या करवाओगे, TIBC करवाओगे, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी करवाओगे। उसके बाद क्या करवाओगे, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन करवाओगे, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन करवाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करवाना है। आयरन स्टडीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है फेरिटिन होता है वो कम हो जाएगा। जब आयरन भिकारी है, मतलब एक इस तरह से सोचिए कि आयरन की बहुत कमी है तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जो प्रोटीन्स होंगे टोटल आयरन का बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। भाई कम है तो ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अभी इतने में याद रखो, फेरिटिन कम हो जाएगा, TIBC बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर स्टूल यूरिन फॉर ऑकल्ट ब्लड का एग्जामिनेशन करोगे। एंडोस्कोपी है, अगर अपर जीआई ब्लीड है तो फिर हमें एंडोस्कोपी करना रहेगा, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। तो ये आप देखो कि माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक पिक्चर आपको दिख रही है। अब इसमें कुछ बढ़िया चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें देखो आप, ये टारगेट सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, टारगेट सेल्स हैं। ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिल सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो है, ये वाला जो सेल है वो हाइपोक्रोमिक है, हाइपोक्रोमिक दिख गया, ठीक है। माइक्रोसाइटिक जो आपके जो न्यूट्रोफिल्स रहते हैं ना, उनसे आप साइज़ कंपेयर करोगे तो ये छोटे हो गए हैं ना, छोटे छोटे हो जाते हैं साइज़, तो ये माइक्रोसाइटिक हो गया। उसके बाद और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ओवेलोसाइट्स भी आपको दिख सकते हैं। अगर ओवेल
ओवल सेल्स अगर होंगे तो कुछ कुछ आपको ओवेलोसाइट्स भी दिख सकते हैं। ये सब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स इसमें पेरिफेरल एनीमिया में आपको मिलेगा। मेनली टारगेट सेल्स हैं, हाइपोक्रोमिक दिख लिया और माइक्रोसाइटिक दिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पाइका के बारे में। तो पाइका में ईटिंग अर्थ है, मिट्टी खाना है, सॉइल खा रहा है ना, क्ले खा रहा है, जियोफेजिया। मैंने बोला था आइस खा रहा है, तो आइस को क्या बोलते हैं, पैगोफेजिया बोलते हैं। स्टार्च खा रहा है तो अमाइलोफेजिया बोलते हैं। तो ये पाइका होता है, नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस खा रहा होता है बच्चा, है ना। 5 साल से छोटे बच्चे तक ये नॉर्मल होता है, उसके बाद अगर खा रहा है तो फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जो है ये स्पून शेप्ड नेल्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्पून शेप्ड नेल्स ऐसे होते हैं। फिर हमने बोला था ब्लू स्क्लेरा दिखता है, तो ब्लू स्क्लेरा दिखता है, ये आपको सीवियर आयरन डेफिशिएंसी में दिखेगा। काय में दिखेगा, सीवियर आईडीए में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये है ब्लैक टारी, मेलिना है, मेलिना है ना, ब्लैक टारी स्टूल्स दिखेंगे। क्या है ये, डाइजेस्टेड ब्लड है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसको आप फिल्टर पेपर पे रखोगे तो महोगनी कलर का आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, फिर ये टंग की अगर आप देखोगे तो टंग में ये बाल्डनेस आ गई है, बाल्ड टंग है। और ये जो हमारे पास ये नॉर्मल टंग है जिसमें आपको पेपिला दिख रहे हैं, ये सारे डॉट 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 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बाल्ड टंग कैसी होती है और नॉर्मल टंग कैसी होती है, ठीक है। तो ये सारे हमने जो साइंस है वो माइक्रोसाइटिक या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें मिलेंगे। फिर आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में स्पेसिफिक जो साइंस होंगे उसमें क्या क्या रहेगा, स्पेसिफिक सिम्टम्स में पेशेंट क्या बोलेगा, झंझनी आ रही है ना, टिंगलिंग सेंसेशन, नम्बनेस आ रही है, सेंसरी अटेक्सिया उसको हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है। स्पेसिफिक साइंस हमें क्या क्या देखना है, ग्लोसाइटिस देखना है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, फिर बोलेंगे नकल पिगमेंटेशन आप देखोगे ना, नकल में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, पॉजिटिव रॉम्बर्ग टेस्ट हो जाएगा। रॉम्बर्ग टेस्ट तो क्या होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि भैया खड़े रहो, अपने जो हील्स हैं वो बिल्कुल पास पास रख करके खड़े रहो, और उसको बोलते हैं कि अब उसकी जो है अभी वो आँख खोला है ना, आइज़ ओपन है। फिर हम बोलते हैं भैया आँखें अपनी बंद करो, तो वो और फिर वो अगर उसका पोस्चर गड़बड़ा जाता है, पोस्चर ऐसे ऐसे गड़बड़ा जाता है, तो उसको फिर बोला जाता है कि पॉजिटिव रॉम्बर्ग टेस्ट है। वो गिरने लगता है या कुछ भी अगर होता है, स्विंगिंग हो जाती है उसकी, तो बोलते पॉजिटिव रॉम्बर्ग टेस्ट है। फिर पेरिफेरल स्मीयर में हमें क्या देखना है, तो मैक्रोसाइटिक आरबीसी, मेगालोब्लास्टिक में मैक्रोसाइटिक आरबीसी मिलेंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे और पैनसाइटोपिनिया मिलेगा। सारे सेल्स की जो लीनियज है वो कम मिलेगी, ठीक है। अदर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाओगे, सीरम विटामिन B12 लेवल करवाओगे, है ना, फोलेट लेवल्स करवाओगे, और बोन मैरो एग्जामिनेशन और शिलिंग टेस्ट भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अब इनकी इमेजेस में मैं देख लेता हूँ क्या क्या हमें मिलेगा। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ किसका, नकल्स का पिगमेंटेशन है ना, नकल्स का। बहुत स्पेसिफिक साइंस है, ये आपको मिल जाएगा ना कहीं पर भी, किसी भी बैचमेट को या वेजिटेरियन आपका फ्रेंड है कोई, अगर उसको ये सब हो रहा है तो आपको समझ लेना विटामिन B12 की कमी है, ठीक है। ये आपको ग्लोसाइटिस, ठीक है। फिर ये आपका जो है वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल गए, फिर आपको माइक्रो ओवेलोसाइट्स मिल गए और टीयर ड्रॉप सेल्स आपको मिलेंगे। ये सब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मिलेगा। ये रॉम्बर्ग साइन है, अभी उसकी आइज़ जो थी वो ओपन थी, लेकिन अगर मैंने उसको बोला कि आंखें बंद करो, आइज़ क्लोज्ड करो, आइज़ क्लोज्ड करो, तो उसका जो पोस्चर है वो एकदम से वो खड़ा नहीं हो पाया, वो गिरने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। फिर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में स्पेसिफिक अगर मैं सिम्टम्स बोलूँ तो सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर, कोई भी सेकेंडरी होगा ये,
है ना, पर जो डिजीज़ होगी उसके सिम्टम्स इस पेशेंट को आएंगे। स्पेसिफिक साइंस में वो हाइपरटेंशन, वो एक उस डिजीज़ के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। आर्टेरियोवीनस एवी फिस्टुला क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ना। लिवर फेरियल के साइन मिलेंगे तो CLD क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ल्यूपस एरिथोमेटोसस हो सकता है ना। तो ये ध्यान में रखना है, उसके जो स्पेसिफिक साइंस होंगे वो पर्टिकुलर सेकेंडरी जो डिजीज़ होती है उसके कारण से आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल स्मीयर में मैक्रोसाइटिक आरबीसीज मिलेंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, पैनसाइटोपिनिया मिलेगा, मतलब सारे सेल्स जो है वो कम रहेंगे। स्पेसिफिक साइंस में हम उसे स्पेसिफिक डिजीज़ को ही देखना है तो रीनल फंक्शन टेस्ट हम करवाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट हम करवाएंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़ करवाओगे आप, है ना। रेज्ड सीरम फेरिटिन आपको बड़ा मिलेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, सीरम फेरिटिन जो है वो बड़ा मिलेगा। IDA में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फेरिटिन जो है वो लो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक आप जांच देखिए, इसमें सीरम आयरन जो है वो कम मिल रहा है, 33 होना चाहिए, 24 है, ठीक है। TIBC जो टन से जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो TIBC होती है वो भी आपको डिक्रीज़ मिल रही है, ठीक है। ये भी कम है, ये भी कम है। ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन की अगर हम बात करें, सीरम ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन आपको जो है वो कम मिलेगा, लेकिन तीनों चीज़ें कम मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीरम फेरिटिन अगर मैं करवाऊँगा सीरम फेरिटिन तो वो आपको रेज्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर ये वाली पूरी क्लिनिकल पिक्चर आती है तो आपको समझना है कि एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ इस पेशेंट को है, ठीक है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ से पेशेंट जूझ रहा है। ये एक्चुअली एक डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट था, उसकी ये प्रोफाइल है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें बात करनी है हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में। और हीमोलाइटिक एनीमिया में हम स्पेसिफिक साइंस अगर मैं देखूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एसोसिएटेड जॉइंटिस हमें मिलेगा, डेवलपमेंटल डिले मिलेगा, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गॉलस्टोन्स आपको कंप्लेन मिल सकती है ना। तो मतलब कहीं पर भी हीमोलिसिस हो रहा है और ये दिक्कत है। स्पेसिफिक साइंस में आपको ट्रायड ऑफ एनीमिया, जॉइंटिस, स्प्लीनोमेगाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। स्प्लीनोमेगाली, जॉइंटिस और एनीमिया अगर आपको मिल रहा है इसका मतलब है कि हीमोलाइटिक है ना। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ ना, पेपर में जब आप पढ़ते हो ना, अभी अपन हीमोलाइटिक एनीमिया से ये सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल्स में या जो वार्ड में जाओगे तो समझ में आएगा कि ये 3 ट्रायड मिल रहे हैं, 3 चीज़ें मिल रही, उससे फिर आप वापस से हीमोलाइटिक एनीमिया डायग्नोसिस बनाओगे कि हाँ, डायग्नोसिस तो कुछ और बनेगी, हीमोलाइटिक एनीमिया अब तक पहुँच जाओगे कि हाँ ये तीनों चीज़ें मिल रही तो मतलब हीमोलाइटिक एनीमिया है, कहीं ना कहीं हीमोलिसिस हो रहा है। हीमोलाइटिक में चिपमंक फेसिस आपको मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन है ना, शॉर्ट स्टेचर मिलेगा, लेग अल्सर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर में जाओगे, हीमोलाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक थैलेसीमिया में मिलेगा। स्फीरो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस अगर ये है कॉज तो माइक्रोस्फीयर्स मिलेंगे। सिकल सेल्स मिल सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, और रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा अगर ये ब्लड लॉस हुआ या फिर कुछ ना कुछ रीज़न हुआ, मतलब ट्रॉमा के कारण ब्लड लॉस हो गया तो उसमें रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा। अदर स्पेसिफिक साइंस हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करवाओगे काय के लिए, थैलेसीमिया में देखने के लिए। कूम टेस्ट करवाओगे, वो भी आपको थैलेसीमिया के बारे में पता कर देगा। सिकलिंग टेस्ट है, सिकल सेल एनीमिया में बता दोगे, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट सिकल सेल एनीमिया और स्फीरोसाइटोसिस में आपको देखने को हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये सारी जाँचें आप करवाओगे। अगर मैं ये जो पूरी पिक्चर है, डायग्राम्स दिए हैं, तो ये चिपमंक फेसिस इस तरह के दिखते हैं। चिपमंक फेसिस में क्या होता है, ये जो मैग्जिला होता है ये अलग से एरिथ्रोपोइसिस करवाने लगता है। ये जो फोरहेड की जो बोन होती है ना, वो अलग से एरिथ्रोपोइसिस करवाने लगती है क्योंकि ब्लड कहीं बन नहीं रहा होता, थैलेसीमिया के अंदर मिलता है, ठीक है। नॉस्ट्रल्स आपको देखो सामने दिखने लगे हैं, तो ये हो जाता है। ये जो फलक्रम, जो हमारा अपर फलक्रम होता है, ये बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ें होती, चिन जो है वो कम हो जाता है, तो ये सब चीज़ें चिपमंक फेसिस में आपको मिलेंगी। उसके बाद ये आप देखिए टारगेट सेल्स, थैलेसीमिया में टारगेट सेल्स हमें मिलेगा, टारगेट सेल्स आपको मिलेगा, टीयर ड्रॉप सेल्स आपको मिल सकते हैं, तो ये सब थैलेसीमिया की ब्लड पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये अगर सिकलिंग मिल रही है, सिकल शेप्ड आरबीसी होते हैं तो सिकल सेल एनीमिया आप बोलते हो, सिकल सेल एनीमिया में बोलने मिलता है। स्प्लीनोमेगाली हीमोलाइटिक, जो हीमोलिसिस हो रहा है वो तो स्प्लीन के अंदर हो रहा है, तो स्प्लीनोमेगाली हमें मिलेगी। सिकल सेल एनीमिया में एक चीज़ होती है ऑटो स्प्लीनोमेगाली होती है, तो ये ध्यान रखना, ऑटो स्प्लीनेक्टॉमी हो जाती है, स्प्लीनेक्टॉमी होती है तो स्प्लीनोमेगाली यहाँ पे मिल नहीं पाती हमें, कोई अपने आप ही स्प्लीन जो है वो वहीं से वहीं एपोप्टोसिस या उसको खुद से सेल्फ सुसाइड हो जाता है, स्प्लीन का अपने आप मर जाती है, वहीं के वहीं डिजनरेट हो जाती है, ठीक है।
ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में बात करते हैं। ए प्लास्टिक स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होंगे भाई, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहा है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। स्पेसिफिक साइंस में साइंस ऑफ पैनसाइटोपिनिया, नो ऑर्गेनोमेगाली, कोई ऑर्गेनोमेगाली नहीं है ना, कोई ऑर्गेनोमेगाली नहीं है, तो हमें ध्यान में रखना है। फिर पेरिफेरल स्मीयर में आप देखो तो पैनसाइटोपिनिया, सारे लीनिएज के जो सेल्स हैं वो कम है। अदर स्पेसिफिक बोन मैरो एग्जामिनेशन ही करना पड़ेगा, साइटोजेनेटिक्स करोगे तब आपको ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये पैनसाइटोपिनिया की एक पिक्चर है, सारे जो हैं बहुत कम है, WBCs तो आपको दिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया पूरे एनीमिया के, वो पेशेंट वो डॉक्टर जो है वाइवा जो एग्जामिनर वो आपसे सारे एनीमिया के फीचर्स देख करके पूछ सकता है कि ये डिफरेंट एनीमियाज होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसी कंडीशन अगर आपने ये भी बता दिया, क्या कुछ ऐसी कंडीशन है एनीमिया की, यहाँ पे एनीमिया तो नहीं है लेकिन पैलार आपको मिल रहा है, मतलब ऐसी कंडीशंस जहाँ पे पैलार विदाउट एनीमिया मिलता हो, तो ऐसी देयर आर सर्टेन कंडीशंस। उनके रीज़न क्या होते हैं, देखो कभी भी बड़े मज़ेदार है MBBS में या कहीं पर भी, अगर आप वाई लगा दो या रीज़न पूछ लो तो सारी कहानी पूरी बदल जाती है। वाई अगर आप डायरेक्ट कॉज याद करते ना तो कुछ नहीं कि याद कर लो, हाइपो है सारे, पिट्यूटरी थायराइड हाइपोगोनाड बोल दिया, लेकिन आप बोलो वाई, इसमें क्यों पैलार मिल रहा है, इसमें क्यों पैलार मिल रहा है, इसमें क्यों पैलार मिल रहा है, तब आपको कहानी के में ट्विस्ट समझ में आएगा, मज़ेदार समझ में आएगा। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है, ACTH जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण से पैलार मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और डर्मल वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है पेल आपको हैंड्स एंड फेट्स दिखने लगते हैं, स्किन पेल दिखने लगती है। तो यहाँ पे कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, एनीमिया नहीं है, लेकिन फिर भी पेल दिख रहा है। हाइपोगोनाडिज्म में टेस्टोस्टेरोन जो है वो है कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन एरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करता है, तो एरिथ्रोपोइसिस कम हो जाएगी, तो आपका जो पेलनेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, शॉक में क्या होता है, शॉक में पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, शॉक में जो है एक्चुअली ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जो स्किन से ब्लड सप्लाई जो है वो कम होकर के वाइटल ऑर्गन्स में चली जाती है, तो पेल होने लगता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से वेसो कंस्ट्रिक्शन, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे आपको पेलनेस दिखने लगती है। ठीक है, तो ये चारों पांचों के रीजंस भी हमें पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं। फिर हम आते हैं सर्वाइकल वीनस हम पर। सर्वाइकल वीनस हम क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस मरमर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटिन्यूस मरमर होती है, विच इज़ हियर्ड ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द इंटरनल जुगुलर वेन ड्यू टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस वर्टिब्रा। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस वर्टिब्रा जो हमारी होती है, उसकी मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ। जो एटलस वर्टिब्रा यहीं से आपकी इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो जा रही होती है। अब यहाँ से जब ये निक होता है और जब जस्ट एग्जांपल ये इस तरह का निकिंग हो रही है और ब्लड यहाँ से जा रहा है, तो ब्लड में यहाँ पे टर्बुलेंस आता है, उस टर्बुलेंस के कारण ये जो है हमें कंटिन्यूस मरमर हमें दिखती है। अगर ये जो ब्लड की स्पीड है इसको मैं बढ़ा दूं तो ये टर्बुलेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से जो हम है, जो साउंड है वो ज़्यादा आ जाएगी, यानी प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है, ये उसका मैकेनिज्म होता है। अगर कार्डियक आउटपुट या हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होता है, तो टर्बुलेंस बढ़ती है और वीनस, सर्वाइकल वीनस हम बढ़ जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकली ये यंग चिल्ड्रन में और प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होता है। मोर ये राइट साइड में ज़्यादा होता है लेफ्ट के, इसका रीज़न भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इंक्रीज्ड इन कंडीशंस विथ हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन, इसका भी ये भी मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन कौन कौन सी कंडीशंस में बढ़ जाता है या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। हाइपर डायनेमिक मतलब बढ़ा हुआ सर्कुलेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहला आंसर है थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब हाइपरथायराइडिज्म में। इस वीडियो को पता है 1.5x में देख लिया करो ताकि अच्छे से याद हो जाता है ना, जल्दी हो जाएगा, टाइम कम होगा आपका, टाइम कम लगेगा। क्रॉनिक कंपनसेटेड क्रॉनिक एनीमिया है, लिवर सिरोसिस, थायमिन डेफिशिएंसी या बेरी में हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन हो जाता है। क्रॉनिक कंपनसेटेड एनीमिया में कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन हो जाएगा। सिरोसिस में भी जो पोर्टल वीनस हाइपरटेंशन होता है उसके कारण हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन हो जाता है। थायमिन डेफिशिएंसी में भी
हार्ट में चेंजेस होते हैं जिसके कारण से हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, TLC से याद रख सकते हो, TLC थायरोटॉक्सिकोसिस, लिवर सिरोसिस और क्रॉनिक कंपनसेटेड क्रॉनिक एनीमिया। ठीक है, तो ये याद रखना है, TLC T से थायमिन डेफिशिएंसी भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ सर्वाइकल वीनस हम का मैकेनिज्म, जो मैंने एक डायग्राम आपको बताया था। इन सबसे पहले इन डायग्राम्स में आप देखो, ये आपकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। ठीक है, फिर ये एक अंदर एक और वेन है, ये आपकी इंटरनल जुगुलर वेन है। अब आप इंटरनल जुगुलर वेन को देखो, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो इंटरनल जुगुलर वेन इधर वाले हिस्से में ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस के बगल से जा रही है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है एटलस का, और ये इंटरनल जुगुलर वेन है। तो मैंने जो डायग्राम आपको बनाया था कि ये अगर इस तरह से निकिंग होगी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से, तो यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है वो इस तरीके से, में इसमें टर्बुलेंस आएगा, ये टर्बुलेंस जाएगा। और अगर प्लेन ब्लड जा रहा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो कोई टर्बुलेंस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक निक बना दिया, थोड़ा सा वो दब जाए, कंप्रेशन बन जाए, तो ये मोड़ जाएगा एकदम से, तो टर्बुलेंस होगा। अब जितना ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पे v वेलोसिटी बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा जो है टर्बुलेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये बात ध्यान में, मतलब एक प्रेशर जितना ज़्यादा जल्दी से ब्लड जाएगा उतनी जल्दी वो ब्लड टर्बुलेंस बढ़ेगा। ये एक नॉर्मल साधारण सी बात है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इसका बेसिक रीज़न है। हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन में ये वेलोसिटी भी बढ़ती है तो टर्बुलेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैंने एक और रीज़न बताया था आपको कि राइट साइड में, एक और चीज़ बताई थी, राइट साइड में ज़्यादा होता है लेफ्ट साइड में। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न इस डायग्राम में आपको मिलेगा। मैंने बताया ये जो राइट साइड की जो वेन होती है और लेफ्ट साइड की जो वेन होती है, राइट साइड की वेन जो है वो ध्यान में रखो, इंटरनल जुगुलर वेन जो सुपीरियर वेना कावा है उससे डायरेक्ट कनेक्शन में मिल रही है। सुपीरियर वेना कावा आपको, सुपीरियर वेना कावा डायरेक्ट आपको हार्ट से सीधा कनेक्टेड आपको मिलेगी, तो इसमें जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा रहता है। और जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में जो इंटरनल जुगुलर वेन है वो थोड़े से आराम से इधर पे जा रही है, तो ये डिस्टेंस इसकी हार्ट से जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा रहती है, जिसके कारण से उतना प्रेशर यहाँ पे नहीं आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एकदम सीधा यहाँ पे फ्लो होता है। तो ग्रेविटी के कारण, इसका एक रीज़न ग्रेविटी भी होती है, ये जो यहाँ से जो वीनस रिटर्न लौट करके आता है तो उसमें भी एक रीज़न ग्रेविटी के कारण भी ये चीज़ होती है। जितना ज़्यादा हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन होगा, आर्टेरियस से प्रेशर पंप हुआ और उतनी फास्ट से यहाँ पे इन वेन्स के थ्रू वापस लौट करके आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ये सुपीरियर वेना कावा से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, यहाँ पे ये ब्रेकियोसेफेलस टंग के थ्रू जा रही है लेफ्ट वाली, इसीलिए वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, मेथड ऑफ एलिसिटिंग ऑफ सर्वाइकल वीनस हम के क्या होते हैं, क्या क्या देखना है? ऑस्कल्टेट करना है फर्स्ट रूट ऑफ नेक ऑन द राइट साइड विद बेल से याद रखना है ना, बेल से ध्यान में रखना है, बेल ऑफ स्टेथोस्कोप विद पेशेंट इन स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन। कंटिन्यूस मर्मर विल बी हियर डिस्क्राइब बाय पॉन्टेन ने बताया, तो पॉन्टेन्स मर्मर भी बोलते हैं। क्रॉनिक कंपनसेटेड सीवियर एनीमिया में आपको ये मिलेगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए इतना ही है। ये मैक्सिमम जो वाइवा जा सकता है वो सर्वाइकल वीनस हम तक जा सकता है। सर्वाइकल वीनस हम के कॉजेज वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन में होता है, हाइपरडायनेमिक TLC में होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायमिन डेफिशिएंसी, क्रॉनिक कंपनसेटेड क्रॉनिक एनीमिया और लिवर सिरोसिस। ठीक है, चलिए ये आपको बता दिया है। उसके बाद अगर कोई भी डाउट हो, पेलार आपका जो पूरा खत्म हो चुका है, पेलार से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अब आपको नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बने ना, सारी चीज़ें आपको बन जाएंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ और पढ़ना हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने 4-5 दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।